इंडियन राइटर चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी जिसे देखकर आपको डर का एहसास होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मीटर बंद हो चुका था लेकिन मैं चलता रहा। वो रात कुछ अलग थी, जैसे पूरा शहर किसी अनदेखे बोझ से दबा हो। हवा में सिर्फ उमस नहीं थी, कुछ और भी था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैं सुबह से ही सड़कों पर था, पीठ में दर्द, पसीने से भीगा कुर्ता, ऑंठों की हर दीवार पर पसीने और धुएं की गंध चिपकी हुई। लेकिन मैं घर नहीं लौटा, अभी नहीं। कुछ था उस रात में जो मुझे चलते रहने पर मजबूर कर रहा था। मेरा नाम रवि है। पिछले 17 सालों से मैं बंगलौर में ऑटो चला रहा हूं। इससे पहले मैं छन्ना रायपटना के पास एक छोटे से गांव में किसान था। जिंदगी तब बदल गई जब मेरी पत्नी चल बसी। बुखार था, 3 दिन में ले गया। मेरा बेटा तब सिर्फ 6 साल का था। जमीन मैंने अपने चचेरे भाई को दे दी, जो सामान उठा सका वो लेकर बंगलौर आ गया। शुरुआत में यह शहर मुझे किसी और दुनिया जैसा लगा। कांच की इमारतें, चमकती ट्रैफिक लाइटें और ऐसे लोग जिन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन का भी होश नहीं था। लेकिन मैं रुका रहा, मुझे रुकना पड़ा। अब मेरी जिंदगी एक तय रूटीन पर चलती है। सुबह उठना, सार्वजनिक नल पर नहाना, नारायण की दुकान से गर्म चाय पीना, मीटर चालू करना और सवारी ढूंढना। मैं जयनगर, बसवंगुड़ी में घूमता हूँ। कभी कभी अगर ट्रैफिक ने दया दिखाई तो कोरामंगला तक चला जाता हूँ। आउटर रिंग रोड से मैं दूर ही रहता हूँ। बहुत लंबा रास्ता, नशे में धुत टेक्नोलॉजी वाले, और सबसे बुरी चीज खामोशी। मुझे खामोशी से डर लगता है। उस रात करीब 10 बज रहे थे। मैं मीटर बंद करने वाला था, कमरे की तरफ लौटने ही वाला था कि मैंने उसे देखा। वो अकेली खड़ी थी, 9वें ब्लॉक के कोने पर, जहां से सड़क ढलान पर पार्क की ओर जाती है। उसने एक सीधी सादी सफेद साड़ी पहनी थी, ना बहुत पुरानी ना बहुत नई, बस सादी। उसके लंबे सीधे बालों ने उसका चेहरा आधा छुपा रखा था, लेकिन इतना दिख रहा था कि वो ज्यादा उम्र की नहीं थी, शायद 30 के आसपास या उससे भी कम। उसने ना हाथ हिलाया ना आवाज दी, बस खामोशी से खड़ी रही जब मेरा ऑटो उसके पास से गुजरा। लेकिन कुछ था जिसने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया। क्यों रोका मैं खुद नहीं जानता। ऑटो, मैंने हल्का पीछे मुड़कर पूछा। वो पहले कुछ नहीं बोली, बस धीरे से चलकर ऑटो के पीछे बैठ गई। उसके पांव से जरा सी भी आवाज नहीं आई। कहां चलना है मैडम, मैंने साधारण लहजे में पूछा। वो चुप रही, फिर थोड़ा आगे झुकी और धीमे लेकिन नुकीले स्वर में बोली, उलसूर लेक। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उलसूर, शहर के उस पार। इस वक्त कम से कम 45 मिनट का रास्ता। मैंने शीशे में उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें सीधी सामने थीं, जैसे उसे मैं, सड़क या दुनिया कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कुछ पल सोचा, फिर मीटर चालू कर दिया। लाल बत्ती टिमटिमाई। ठीक है मैडम, उलसूर लेक। हम बिना एक शब्द बोले चल पड़े। मैं अक्सर सवारियों से बात करता हूं, कहां से आ रहे हैं, क्या करते हैं, दिन कैसा बीता, लेकिन उस औरत के साथ नहीं। उसके पास होने से ही मेरा गला सूख गया था। सड़कें पीछे छूटती गईं। शांतिनगर, रिचमंड टाउन, पुराने बंगलोर की शांत बंगलों और पेड़ों से ढकी गलियां। जितना आगे बढ़ते गए, शहर उतना ही खामोश होता गया। ना हॉर्न, ना कुत्तों की भौंक, ना ट्रैफिक लाइट्स की बीप। कुछ तो गलत था। एक मोड़ पर मैंने फिर शीशे में देखा। उसका सिर थोड़ा एक ओर झुका हुआ था, जैसे कोई आवाज सुन रही हो जो मुझे सुनाई नहीं दे रही। उसके हाथ गोद में टिके थे, ना फोन ना बैग, बस चुपचाप बैठी थी। तभी मैंने कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब शीशे में, उसका चेहरा असलियत से भी ज्यादा साफ दिख रहा था। साफ ही नहीं, तेज, जैसे कोई और रोशनी हो वहां। उसकी होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन मुझे कसम है मैंने उन्हें कांपते देखा, जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही हो। मैं लगभग ब्रेक दबा ही देता, लेकिन नहीं। मैं चलता रहा, दिल धड़कता रहा। खुद को समझाया, थक गया हूं, लंबा दिन था, शायद लू लग गई हो, शायद पानी की कमी हो गई हो। पानी की बोतल के लिए नीचे झांका, गायब। हमेशा सीट के नीचे रहती थी, लेकिन अब नहीं थी। आखिर हम उलसूर झील पहुंच ही गए, करीब 10:30 बजे। वहां सन्नाटा था, गेट बंद थे, पानी गहरा और स्थिर, जैसे कोई सोया हुआ राक्षस हो। मैंने ऑटो दक्षिणी किनारे पर रोका, जहां पुराने पीपल के पेड़ रेलिंग पर झुके हुए हैं। मैडम, पहुंच गए? कोई जवाब नहीं। मैंने पलट कर देखा,
वो जा चुकी थी। मैं अपनी मर चुकी पत्नी की कसम खाकर कहता हूं, न सीट की चरमराहट सुनी, न दरवाजा खुला, कुछ नहीं। ऑटो खाली था। मीटर अब भी टिक टिक कर रहा था। मैं नीचे उतरा, इधर उधर देखा, कोई नहीं। पेड़ों के पीछे देखा, झील की ओर मोबाइल की टॉर्च फेंकी, कुछ नहीं, सिर्फ पत्तों में सरसराती हवा। और फिर मैंने देखा, जहां वो बैठी थी वहां सीट पर एक गीला हाथ का निशान था, छोटा, फीका और टपकता हुआ। उस रात मैं नहीं सो पाया। मैंने उस औरत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, न हाथ के निशान के बारे में, न उस सवारी के बारे में, यहां तक कि नारायण से भी नहीं, जिससे मैं सब कुछ कहता हूं। रात के करीब 1 बजे मैं किसी तरह जयनगर अपने कमरे लौटा। कैसे पहुंचा याद नहीं, जैसे ओएंटो अपने आप चला। रास्ते धुंधले थे, हाथ कांप रहे थे हैंडल पर, दिमाग शांत नहीं हो रहा था। मेरा कमरा छोटा है, एक खिड़की, एक पंखा, जमीन पर गद्दा और स्विच बोर्ड के पास मेरी बीवी और बेटे की फोटो। दीवार की पेंट उधड़ी हुई, गर्मियों में पसीना छोड़ती है, लेकिन वही मेरा घर है। मैं गद्दे पर बैठा रहा, दीवार को घूरते हुए, कपड़े भी नहीं बदले, बस बैठा रहा। उस गीले निशान की छवि आंखों से नहीं जा रही थी। सोचता रहा, क्या मैंने कल्पना की, कोई मजाक था? लेकिन नहीं, मैं जानता हूं मैंने क्या देखा, और उससे भी ज्यादा मैंने क्या महसूस किया, उसकी मौजूदगी, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे बर्फ रख दी हो। नींद नहीं आई। जब सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई, मैंने चेहरा धोया, सिर पर गमछा बांधा और निकल पड़ा। नारायण पहले से अपनी चाय की दुकान पर दूध उबाल रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। रवि अन्ना, भूत वूत देख लिया क्या? मैंने जबरदस्ती हंसी निकाली। शायद देखा। उसने चाय का ग्लास भर कर दिया। बुरा सपना, बुरी सवारी। वो एक पल मुझे देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर बोला, बचे रहोगे, ये शहर पागलों से भरा पड़ा है। क्या हुआ? मैं हिचकिचाया। बताना चाहता था कि कोई कहे, कुछ नहीं, ज्यादा सोच रहा है। लेकिन मेरे अंदर कुछ था, कुछ पुराना और शांत, जिसने कहा, नहीं, मत बताओ, अभी नहीं। तो मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस थक गया हूं। उस दिन मैंने कोई सवारी नहीं ली, बस यूं ही ऑटो चलाता रहा, वही रास्ते, बार बार, जैसे कुछ खोज रहा हूं या कुछ से भाग रहा हूं, पता नहीं। लेकिन उस रात के बाद से अजीब चीजें होने लगी। शुरू में छोटी छोटी बातें। शीशा अक्सर मेरी तरफ मुड़ा मिलता, जबकि मैं एक बार सेट करने के बाद उसे हाथ नहीं लगाता। चाबी कभी गायब तो कभी अपने आप इग्निशन में लगी होती। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हुए कभी कभी फुसफुसाहटें सुनाई देती, बहुत धीमी, जैसे कांच पर सांस की आवाज। एक बार शीशे में कुछ देखा, पीछे कोई परछाई, एक झलक, फिर गायब। खुद से कहा, थकान है, तनाव है, ये शहर खा रहा है मुझे। लेकिन फिर आई दूसरी सवारी। 3 रात बाद मैंने एक कपल को लालबाग के पास छोड़ा था। रात के 11 बज रहे थे। मीटर बंद ही करने वाला था कि एक आदमी बस स्टॉप की परछाई से बाहर आया। लंबा कद, काले कुर्ते में। उसका चेहरा ठीक नहीं था, मतलब बर्बाद नहीं, पर जैसे किसी ने याद से बनाया हो, लेकिन कुछ डिटेल्स भूल गया हो। कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया। मैंने पूछा, कहाँ चलना है साहब? शिवाजी नगर के पीछे। आवाज भारी और अजीब सी थी। पीछे का हिस्सा, ना मार्केट ना कमर्शियल स्ट्रीट, वो गलियां जहां पुलिस भी बिना जरूरत नहीं जाती। मना करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। हम चुपचाप चले। मैं बार बार शीशे में देखता रहा, लेकिन उसका अक्स कभी टिकता नहीं था। कभी दिखता, कभी नहीं। एक बार तो ऐसा लगा जैसे उल्टा बैठा हो। मैं चुप रहा, बस चलाता रहा। हम एक संकरी गली में पहुंचे, बंद कसाई की दुकानों और जंग खाए शटरों के बीच। उसने कंधे पर हाथ रखा। यह है। मैं रुका, पैसे लेने के लिए मुड़ा। वो गायब था, ना आवाज ना कदमों की आहट, बस गायब। और फिर वही चीज, सीट पर जहां वो बैठा था, एक गीला निशान, इस बार पांव का, कीचड़ से बना हुआ, जैसे किसी कब्र से निकला हो। उस रात मैंने ऑटो बंद किया और पैदल घर लौटा। और सालों बाद पहली बार मैंने अपनी बीवी की आवाज सुनी, दीवार पर लगी फोटो से, धीरे से मेरा नाम पुकारती हुई। उस रात बारिश हुई। वो बारिश भारी मानसून जैसी नहीं थी, जो सड़कों को डुबो देती है और लोगों को सिर पर छाता लेकर भागने पर मजबूर कर देती है। नहीं, ये वैसी बारिश थी जो चुपचाप आती है, जो शहर में किसी बीमारी की तरह फैलती है, धीरे, ठंडी और अंतहीन। ऐसी बारिश
जो रुकना ही नहीं चाहती। मैं गद्दे के किनारे बैठा था, अपनी पत्नी की फोटो को देखता हुआ। वो फुसफुसाहट अब गायब थी, लेकिन उसकी गूंज अब भी कानों में थी। उसकी आवाज पहले भी हमेशा धीमी होती थी, लेकिन उसमें गर्माहट होती थी। उस रात भी वो धीमी थी, पर ठंडी। वो उसकी आवाज नहीं थी, कोई उसकी आवाज की नकल कर रहा था। ऊपर लटकता बल्ब झपक रहा था, जैसे कोई मक्खी उसमें फंसी हो। बदन में खुजली सी हो रही थी, दिमाग धुंधला महसूस हो रहा था। 2 दिन से ढंग से कुछ खाया नहीं था और 3 दिन से मुस्कुराया नहीं। लगता था जैसे पूरी दुनिया तिरछी हो गई हो। मुझे जवाब चाहिए थे, या नींद। लेकिन नींद कहां आती है जब तुम्हारा अपना शहर ही अजनबी लगने लगे। करीब 1:30 बजे मैं कमरे से बाहर निकला। सड़कें बारिश में चमक रही थीं और नियॉन साइन की रोशनी पानी में घुलती जा रही थी। मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां राशन दुकान के पास अपना ऑटो खड़ा किया था। सीट से बारिश पोंछी, मीटर देखा और इग्निशन घुमाया। क्लिक, कुछ नहीं। क्लिक क्लिक क्लिक। बैटरी ठीक थी, लाइटें जल गईं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। झुंझलाकर मैंने ऑटो की साइड पर हथेली से मारा। तभी हॉर्न बजा, अपने आप, सिर्फ एक बार, छोटा सा, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। और फिर बिना कुछ किए इंजन स्टार्ट हो गया। मैं ड्राइवर सीट पर कुछ सेकंड बैठा रहा, खुद को शांत करने की कोशिश करता। और तभी मैंने उसे फिर देखा, सड़क के उस पार, उसी टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। वो औरत सफेद साड़ी में बिल्कुल उसी तरह खड़ी थी, स्थिर, शांत। उसका चेहरा गीले बालों की लटों के पीछे छिपा हुआ। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, बदन से चिपके हुए, लेकिन वो कांप नहीं रही थी। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। वो हिली नहीं, लेकिन एक पल में, जैसे किसी और दुनिया के नियमों से, वो ऑटो के ठीक बगल में आ गई। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने उसे चलते नहीं देखा। वो बस आ गई और बिना कुछ बोले फिर से चढ़ गई। इस बार मैंने नहीं पूछा कि कहां जाना है, मैंने बस ऑटो चलाना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं मैं कौन सा मोड़ मुड़ा, कौन सी सड़क चुनी। मुझे बस इतना याद है, वाइपर पर गिरती बारिश और शीशे में उसका अक्स। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पीला, आंखें चौड़ी खुली हुई, होंठ थोड़े खुले, लेकिन उनमें से कोई सांस नहीं निकल रही थी। वो चेहरा इंसानी नहीं था, वो एक याद था, इंसान की परछाई। हम उन सड़कों से गुजरते रहे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। संकरी गलियां, टूटे हुए साइन बोर्ड, सड़क के कुत्ते जो भौंकते नहीं थे। हर घर की खिड़की खुली थी, लेकिन अंदर कोई रोशनी नहीं, एक भी इंसान नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं बेंगलुरु से बाहर चला गया था, कहीं और, किसी ऐसी जगह जहां कुछ भी अपना नहीं था। आखिरकार हम एक पुराने जर्जर बंगले के पास रुके। दीवारों पर बेलें छड़ी थीं। गेट के पास एक टिमटिमाता लालटेन जल रहा था। नेम प्लेट झंग खाया हुआ, उस पर लिखा कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। वो बिना आवाज के ऑटो से उतरी। मैं देखना नहीं चाहता था, पर देखा। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ी, मैंने कुछ अजीब देखा। उसके पीछे कुछ घिसट रहा था। कोई परछाई नहीं थी, न साड़ी का पल्लू, कुछ और था। एक पूंछ, पतली, काली, जो बारिश के पानी में फिसलती जा रही थी। वो गेट से होकर यूं ही निकल गई, बिना खोले, बस चलती गई और फिर गायब हो गई। ऑटो का मीटर एक बार टिमटिमाया और 0 पर रीसेट हो गया। मैं घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन वो रास्ता वही नहीं था जिससे मैं आया था। और रियर व्यू मिरर, उसमें मेरा चेहरा दिख रहा था, और उसका भी, मेरे ठीक पीछे, मुस्कुराता हुआ। उस रात के बाद मेरी याददाश्त साथ छोड़ने लगी। शुरुआत छोटी चीजों से हुई। ऑटो कहां पार्क किया था, खाना खाया या नहीं, कितनी सवारी उठाई, कुछ याद नहीं रहता। कई बार सिग्नल पर खड़ा होता और सोचता, मैं जा कहां रहा हूं। हाथ अपने आप चलते थे, पैर एक्सीलरेटर पर दबते थे, लेकिन दिमाग कहीं और था। मैंने लंबी सवारी लेना बंद कर दिया। जयनगर के जाने पहचाने ब्लॉकों में ही घूमा करता, सोचता शायद ये रोजमर्रा की पहचान मुझे थाम लेगी। पर वो भी बदलने लगा। जानी पहचानी दुकानें बंद हो गईं। रोज दिखने वाले लोग, चाय वाले, पेपर बांटने वाले लड़के, ट्रैफिक कांस्टेबल, मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे मुझे जानते हूं, पर किसी और जिंदगी से। एक दोपहर मैं एक इमली के पेड़ के नीचे ऑटो में बैठा था। पास ही एक स्कूल था जो बरसों से बंद पड़ा था। तभी एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, ज्यादा से ज्यादा 9 साल का होगा।
बाल करीने से संवरे हुए, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, लेकिन कमीज एक तरफ से फटी हुई थी और घुटनों पर सूखी मिट्टी लगी थी, जैसे कहीं से रेंग कर आया हो। ऑटो, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, बहुत ज्यादा चौड़ी, जितनी किसी बच्चे की होनी नहीं चाहिए। मैंने इधर उधर देखा, कोई माँ बाप नहीं, कोई और बच्चा नहीं, बस वो और कहीं दूर किसी कुत्ते की कराहने की आवाज। कहाँ चलना है? मैंने पूछा। आधा यकीन था कि यह भी वैसे ही गायब हो जाएगा। वो चढ़ गया। घर, उसने कहा। कहाँ है घर? उसने शीशे में मेरी आंखों में देखा और कहा, जहां तुम्हारा बेटा है। मेरा खून जैसे जम गया। मैंने कभी किसी को अपने बेटे के बारे में नहीं बताया था, यहां नहीं, बेंगलुरु में तो बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा कार्तिक 4 साल पहले चला गया था। हमारी बिल्डिंग के पास क्रिकेट खेलते वक्त एक कार ने उसे कुचल दिया था। वो 10 साल का था। मैंने वो नाम सालों से किसी के मुंह से नहीं सुना था। मैं उसे घूरता रहा। अब वो कोई धुन गुनगुना रहा था, एक अजीब सा सुर, कोई पुराना बेमेल सा। क्या कहा तुमने? वो कुछ नहीं बोला, बस खिड़की के बाहर देखता रहा, वही धुन गुनगुनाते हुए। मैंने ऑटो चलाना शुरू किया, अपनी मर्जी से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ऑटो खुद चल रहा हो। हर मोड़ पर मुड़ना, हर रास्ता जैसे पहले से तय हो, जैसे ये रास्ता 100 बार चला गया हो। हम उन सड़कों से गुजरे जो किसी नक्शे में नहीं थी, उन घरों के पास से जो बिना नंबरों के थे, एक पेड़ के नीचे से गुजरे जिस पर सैकड़ों चूड़ियां लटक रही थीं। हम एक फ्लैट की बिल्डिंग के सामने रुके। खिड़कियां टूटी हुई थीं, छत समतल। वो लड़का कूद कर नीचे उतरा। धन्यवाद अंकल, उसने फिर वही अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। रुको, मैंने आवाज लगाई। तुम मेरे बेटे को कैसे जानते हो? उसने सिर टेढ़ा किया। मैं उसके साथ खेलता हूं, इस बिल्डिंग के पीछे वाली में। उसके पीछे तो कुछ नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसे देखने के लिए मरना पड़ता है। और फिर वो दौड़ा, बिल्डिंग के जंग लगे गेट के आर पार हो गया, गायब। मैं वहीं बैठा रहा, घंटों उस बिल्डिंग को देखता रहा, दिल धड़कता नहीं, बस कांपता रहा। मैंने जेब से फोन निकाला समय देखने के लिए और देखा एक मिस्ड कॉल कार्तिक से। स्क्रीन पर लिखा था, मिस्ड कॉल कार्तिक 9 मिनट पहले। कोई नंबर नहीं था, सिर्फ उसका नाम। मैंने उसका नंबर आज तक डिलीट नहीं किया था, बस यूं ही पड़ा था। लेकिन सिम तो कब का बंद हो चुका था। नंबर मरा हुआ था, लेकिन वो कॉल वहीं थी। स्क्रीन ब्लैक हो गई, बैटरी 78% से सीधे 1% पर आ गई और फिर फोन बंद। और फिर भी वो वहीं था। स्क्रीन काली हो गई, बैटरी कुछ ही सेकंड में 78% से गिरकर 1% पर आ गई, फिर फोन बंद हो गया। अगली सुबह मैंने गांव में अपने चचेरे भाई को कॉल किया। उसने बताया कि जो जमीन मैंने पीछे छोड़ी थी अब बंजर हो गई है, कुछ भी उगता नहीं वहां, जैसे मिट्टी जीना भूल गई हो, उसने कहा। मैंने उससे कुछ नहीं बताया, ना उस औरत के बारे में, ना कॉल के बारे में। लेकिन उस दिन मैंने वो काम किया जिसे मैं सालों से टाल रहा था। मैं एक पुजारी से मिलने गया। मंदिर शहर के बीचों बीच एक पुराने झम की तरह खड़ा था, ऐसी जगह जहां लोग हर दिन बिना देखे गुजर जाते हैं। छोटा सा, जमीन में थोड़ा धंसा हुआ, चाय की टपरी और मेडिकल की दुकानों के बीच छुपा हुआ। मैं वहां एक बार गया था जब कार्तिक मरा था, लेकिन अंदर कभी नहीं गया। उस वक्त मैं भगवान से नाराज था, सच कहूं तो आज भी हूं। पर जो देखा, जो सुना, उसके बाद और कोई रास्ता नहीं सूझा। मैंने ऑटो बाहर खड़ा किया और नंगे पांव अंदर गया। अंदर की हवा ठंडी थी, सीली हुई। पत्थर की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं दिया जला रही थीं, टूटी फूटी आवाजों में प्रार्थना बुदबुदा रही थीं। मैं धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहीं जहां पुजारी बैठता है, वो पहले से मुझे देख रहा था। एक बहुत बूढ़ा आदमी, शरीर सूखा हुआ, सिर्फ हड्डियां बाकी, धोती कसकर कमर से बंधी थी, माथे पर गाढ़े सफेद विभूति के निशान। उसकी आंखें धुंधली थीं, पर नजरें तेज। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा, पता नहीं क्या बोलूं। उसने उंगली उठाई और अपने सामने जमीन की ओर इशारा किया। बैठ। मैं पालथी मारकर बैठ गया। पत्थर की ठंडक घुटनों से चीरती हुई अंदर चली गई। उसने आंखें बंद कर ली। काफी देर कुछ नहीं कहा, बस सांस लेता रहा। फिर धीरे से फुसफुसाया, तूने उसे बैठाया? मैंने नहीं पूछा किसे, मैं जानता था। वो सफेद में थी? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। शुरू में कुछ नहीं बोली, फिर सिर हिलाया। अब वो तेरे साथ चलती है, चाहे कोई और बैठे या नहीं।
मैंने कुछ नहीं कहा। उसने आंखें खोली। वो जो दिखती है वो नहीं है, न भूत न आत्मा, उससे पुराना कुछ है। मतलब? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी ओर नहीं देखा, मूर्ति की तरफ देखने लगा। कुछ चीजें हैं जो मरे हुए को पहन लेती हैं, जैसे कपड़ा उनका चेहरा लेती हैं। उनकी आवाज ये भटकती नहीं है, ये चलती है जगह से जगह, आदमी से आदमी, गाड़ी से गाड़ी। उसने मेरा पीछा किया। उसने तुझे चुना, उसने कहा। क्यों? चुप्पी। फिर बोला, शोक। शोक में दरार होती है और उसी दरार से वो आई। मुझे मिथली सी आने लगी, मुंह सूख गया। आप उसे हटा सकते हैं? उसने धीरे से सिर हिलाया। ना मैं, वो तुझ पर नहीं है, उसने कहा। अब वो तेरी कहानी में है। मैं खड़ा हो गया, टांगें कांप रही थीं। अब क्या करूं? चलाता रहा, उसने थकी हुई आवाज में कहा। वो हमेशा नहीं रहेगी, उसे कुछ चाहिए, जब मिल जाएगा चली जाएगी। मैं उसे देखता रहा, और अगर मैंने ऑन्टो चलाना छोड़ दिया? उसने बहुत देर तक मेरी आंखों में देखा। तू नहीं छोड़ेगा। उस रात जब मैं ऑन्टो के पास लौटा तो सीट के अंदर की छत पर खरोंचों के निशान थे, जैसे कोई रेंगने की कोशिश कर रहा हो अंदर से। और जब मैंने शीशे में देखा, वो मेरी आंखें नहीं थीं जो झपक रही थीं। मैंने दिन गिनना छोड़ दिया था। शहर अब बेंगलोर जैसा नहीं लगता था, जैसे उसका दिल निकल गया हो, जैसे सब कुछ खिंच गया हो, खोखला हो गया हो। सड़कें अब भी जिंदा थीं, हॉर्न, भीड़, आवाजें, लेकिन मैं उस जिंदगी का हिस्सा नहीं था। लोग मेरे पास से गुजरते थे जैसे परछाइयां। मेरा ऑटो अब कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था। इंजन बहुत मुलायम आवाज में चलता, कोई कंपन नहीं, कोई खड़खड़ाहट नहीं, जैसे ऑटो खुद चलना चाहता हो। और अब कोई मेरे साथ हमेशा चलता था, चाहे सीट खाली हो। हर रात करीब 2 या 3 बजे एक हल्की सी टप 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 सुनाई देती थी पीछे की सीट से, जैसे कोई नाखूनों से पीठ पर हल्के से खुरच रहा हो, कभी धीरे, कभी तेज, लेकिन हमेशा नर्म और बहुत बहुत पास। एक बार मैंने झटके से ऑटो रोका, कूदकर बाहर आया। पीछे जाकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने हाथ पीछे की सीट पर फिराया तो लेदर गर्म था, जैसे अभी कोई वहां बैठा हो। उस रात फिर बारिश हो रही थी जब मैंने उसे उठाया। सफेद शर्ट वाला आदमी हेब्बल फ्लाईओवर के पास खड़ा था, हाथ हिलाकर रोका। बिल्कुल आम इंसान लगता था, जीन्स, मैसेंजर बैग, भारी दाढ़ी। फोन पर बात कर रहा था जब ऑटो में चढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कहां चलना है, वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगा। फोन काट दिया, मेरी तरफ घूरता रहा। तुम्हारा चेहरा, उसने कहा। हम पहले मिल चुके हैं क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं साहब। पक्का? उसने दोबारा पूछा। मैंने बनावटी हंसी दी। मेरे जैसे चेहरे बहुत हैं साहब, हर कोई सोचता है कि मुझे कहीं देखा है। वो नहीं हंसा, बस देखता रहा। फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे बारे में एक सपना देखा था। मेरा शरीर सख्त हो गया। तुम इसी ऑटो में बैठे थे, उसने कहा, अकेले। कोई सड़क थी पानी से भरी हुई, और पीछे से कोई तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा था। मेरी उंगलियां हैंडल पर कस गईं। मैंने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ा और झुका, आवाज धीमी, तुमने भी सुना था ना? मैं पलटकर उसकी तरफ घूमा। तुम कौन हो? वह पीछे सीट से टिक गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। मैं सपनों पर काम करता हूं, उसने कहा। पैटर्न्स पर नजर रखता हूं, स्लीप पैरालिसिस, साझा अनुभव, सामूहिक दृश्य। लेकिन यह वाला मेरा नहीं था। मुझे भेजा गया था किसी ने, किसी चीज ने, जो सड़कों में रहती है, वाहनों में चलती है, कारों में, ऑन्टो में। मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, ठीक है साहब, अच्छी कहानी सुनाई। अब बताइए कहां चलना है? उसने केंगरी के पास एक पते का नाम लिया। अगले 30 मिनट तक हम दोनों चुप रहे। फिर वो आवाज दोबारा आई, ठप ठप ठप, इस बार और तेज। उसने भी सुना। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यही है, यही आवाज थी। मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। कोई ढीला पैनल होगा शायद। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह नाखूनों की आवाज है। जब हम उसके बताए पते पर पहुंचे तो वह तुरंत बाहर नहीं उतरा, बल्कि उसने बैग से एक छोटा नोटबुक निकाला, उसमें से एक पन्ना फाड़ा। फिर उसने कुछ लिखा और वह कागज मेरे हाथ में थमा दिया। एक नाम, एक जगह, और तमिल में एक पंक्ति लिखी थी, तुम उसके लिए एक दरवाजा बन चुके हो। फिर उसने कहा, आज रात अपने रियर व्यू मिरर में मत देखना, और चला गया। बिल्कुल उसी पल मैंने देखा, और इस बार वो और करीब थी, सीट पर नहीं, सीट्स के बीच झुकी हुई।
उसका चेहरा मेरे कंधे के पास, मुस्कुराता हुआ। उस रात मैंने बिना मंजिल के गाड़ी चलाई। मैं घर नहीं जा सकता था। अब घर भी सुरक्षित नहीं था, उसकी वजह से नहीं, बल्कि उस चीज की वजह से जो वो मुझे बना रही थी। मैंने सोना बंद कर दिया था, खाना छोड़ दिया था। मेरा शरीर तो चल रहा था, लेकिन अंदर कुछ थम चुका था। शहर मेरे चारों तरफ धुंधला होता जा रहा था। जब मैं नाइस रोड पर निकल पड़ा, उस वक्त सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। दूर दूर जलती पीली लाइटें, जैसे नींद में हों। मैंने खिड़की नीचे कर दी, हवा को अपने चेहरे पर तेज थप्पड़ मारने दिया। मैं सिर्फ एक चीज महसूस करना चाहता था, जिंदा होना। तभी पहली आवाज सुनाई दी, पीछे की सीट से। कार्तिक, घर के अंदर आओ, सड़क पर मत भागो। मेरी पत्नी की आवाज, मेरी मरी हुई पत्नी की आवाज। मैंने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि ऑटो बुरी तरह फिसल गया। खामोशी। मैंने पलटकर देखा, दिल जोर से धड़क रहा था, आंखें फटी की फटी। पीछे की सीट खाली थी। सीट के फ्रेम से लटकती वो प्लास्टिक की फूलों की माला धीरे धीरे घूम रही थी, जो महीनों से नहीं हिली थी। अब ऐसे घूम रही थी जैसे किसी ने उसे छूकर गुजर दिया हो। मैं ऑटो से बाहर निकला, लड़खड़ाता हुआ डिवाइडर तक पहुंचा और ठंडी सीमेंट की पट्टी पर बैठ गया। हवा में बारिश और धूल की मिलीजुली गंध थी। तभी मुझे दूसरी आवाज सुनाई दी, इस बार मेरे अंदर से। लेकिन वो मेरी नहीं थी, वो कार्तिक की थी। अप्पा, घर चलो। मैंने सिर उठाया। एक लड़का सड़क के बीचों बीच खड़ा था, नंगे पैर, वही लाल शर्ट पहने हुए जो कार्तिक ने उस दिन पहनी थी, जिस दिन वो चला गया था। कुहनी से फटी हुई, घुटनों पर मिट्टी, बाल भीगे हुए, जबकि बारिश नहीं हो रही थी। वो मुझे घूर रहा था, फिर मुस्कुराया। मैं दौड़ा सीधे उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले कि मैं पहुंचता, वो मुड़ा और पीछे की तरफ चलने लगा। अंधेरे में ना धुंधला पड़ा, बस पलकों के बीच में कहीं गायब हो गया। मैं बहुत देर तक ऑटो में बैठा रहा। ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं पागल हो रहा हूं या कोई चीज धीरे धीरे मेरी सोच को छील रही है बाहर से। वो कागज का टुकड़ा जो उस सपनों वाले आदमी ने मुझे दिया था, अब भी मेरी जेब में था। मैंने निकाला। नाम अरुवी जगह, शिवनहल्ली। वो घर जिसमें कोई सामने का दरवाजा नहीं। नाम मेरे लिए नया था, लेकिन शिवनहल्ली असली जगह थी, शहर के किनारे, जहां जंगल शहर से लिपटता है। एक शांत, भूली बिसरी सी जगह। शायद मुझे वहां कुछ जवाब मिलते, या शायद वो मिलती, वो चीज जो औरत का चेहरा पहनती है। उसी सुबह मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी ऑटो में ही सो गया, और इस बार सपना देखा, लेकिन जैसे पहले नहीं। इस बार मैं पीछे की सीट पर था और वो चला रही थी। मैं ठीक सूरज ढलने से पहले शिवनहल्ली पहुंचा। ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे शहर बहुत पीछे छूट गया हो। सड़कें संकरी हो गईं, हवा भारी लगने लगी। पेड़ के बीच से गुजरते हुए पहले आवाजें सुनाई दी, झींगुरों की, पत्तों की खड़खड़ाहट। फिर कुछ भी नहीं, सब कुछ धीमा पड़ गया, जैसे यहां वक्त खुद को मोड़ लेता हो। गांव वालों की निगाहें मेरे पीछे पीछे चलती रहीं। कोई मुस्कुराया नहीं, कोई हाथ नहीं हिलाया। हवा में भीगी लकड़ी की बू थी, और कुछ और, जैसे कोई पुराना यज्ञ जो धूप में सड़ गया हो। मैं एक पुराने से चाय के ठेले पर रुका। कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ जंग खाए केतली और उंगलियों के निशान लगे गिलास। अक्का, माफ कीजिए, एक घर की तलाश है जिसके सामने दरवाजा नहीं है, मैंने पूछा। उसने झटके से सिर उठाया। उसके हाथ केतली पर जमे रह गए। फिर उसने सिर हिलाया और मुड़ गई। मैंने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज सपाट थी, चले जाओ, मैं बस किसी अरुवी नाम की औरत को ढूंढ रहा हूं। उसने केतली गिरा दी। केतली चटक गई, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं, बस धीरे से फुसफुसाई। सड़क उसे याद रखती है। उसे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, वो अपने झोंपड़े के पर्दे के पीछे गायब हो गई। मैं गांव के पीछे एक कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा। कोई नक्शा नहीं था, सिर्फ एक एहसास था, या शायद किसी और का इशारा। पेड़ आपस में सटे हुए थे, हवा में ठंडक थी। फिर मैंने देखा वो घर, गिरती हुई दीवारें, लताओं से ढका हुआ। सामने कोई दरवाजा नहीं था, बस एक काली खामोशी। खिड़कियां भी नहीं, बस सुराख, जैसे घर ने घर होने का नाटक करना छोड़ दिया हो। मैं अंदर गया। जमीन पर पुरानी साड़ियां बिछी थीं, सभी सफेद, सभी दागदार, कुछ मिट्टी से, कुछ किसी और चीज से। दीवारों पर खरोंचें थीं, गहरे, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। और कमरे के बीच में
एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी, दीवार की तरफ मुंह करके, पीठ मेरी तरफ। लंबे बाल उसकी रीढ़ की हड्डी पर गीले रस्से की तरह लटक रहे थे। चमड़ी चांदनी जैसी सफेद, पाम नंगे, टखने नीले पड़े हुए। अरुवी, मैंने फुसफुसाया। वो नहीं हिली। मैं और करीब गया। क्या तुम वही हो जो मेरे साथ ओंटों में सवारी करती हो? अब भी कुछ नहीं। मैंने एक और कदम बढ़ाया। उसका सिर झटका खाकर हिला। एक बार तेज, फिर धीरे से उसने सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा वो ठीक नहीं था। किसी जख्म या सड़न की वजह से नहीं, वो गलत इसलिए था क्योंकि वो चेहरा मेरा था, बिल्कुल मेरा। मुंह खुला हुआ, एक गूंगी चीख, और फिर मेरे ही चेहरे से उसकी आवाज निकली, तुम ही मुझे यहां लाए हो। फिर वो खड़ी हुई और घर चिल्ला पड़ा। वो नहीं, मैं नहीं, दीवारें। एक कराहती हुई अंतहीन चीख जो जमीन के नीचे से उठी और छत तक फट पड़ी। साड़ियां हवा में उड़ने लगी जैसे हम पानी के नीचे हों। हवा गाढ़ी हो गई। सीने में दर्द उठा। घुटनों ने साथ छोड़ दिया। मुझे भागते हुए कुछ याद नहीं, बस जंगल याद है, उसके कदमों की आवाज पीछे, नंगे, गीले, तेज। मैं तब तक नहीं रुका जब तक फिर से सड़क नहीं आ गई। ऑटो वहीं खड़ा था, इंजन चालू, लाइटें जल रही थीं, जैसे उसे पता था मैं लौटूंगा। उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन पीछे की सीट भरी हुई थी और शीशा अंदर से धुंधला होता जा रहा था। मैं नहीं सोया उस रात, सो नहीं सका। मैं ऑटो में बैठा रहा, एक स्ट्रीट लाइट के नीचे, शहर को गुजरते हुए देखता रहा, जैसे मैं उसका हिस्सा नहीं था, जैसे किसी और की खिड़की से बाहर देख रहा हूं। लोग आते जाते रहे, अपने काम में डूबे हुए। किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। किसी ने उस अंधेरे को महसूस नहीं किया जो अब सड़कों पर रेंग रहा था। सब कुछ धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ा था। अब वो पागलपन पीछा कर रहा था। अब भूख आ रही थी, हमेशा से आ रही थी। अब मैं उसे महसूस कर सकता था, रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ती हुई, एक धीमी आग की तरह। अरुई अब सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं थी, वो मेरे अंदर थी, मेरी आत्मा में। मैं जानता था, मैं उसकी सांसें सुन सकता था पीछे की सीट से। कभी वो ललबाई जैसी मुलायम होती, कभी किसी रेजर की तरह तीखी, खुरचती, काटती, मांगती, लौट आओ, वहीं लौटो जहां तुम्हारा ठिकाना है। मैं उसे सुन सकता था, लेकिन मैं पीछे नहीं देख सकता था। मैं नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या देखूंगा। मैंने स्टीयरिंग पर इतनी जोर से पकड़ बनाई कि उंगलियों से खून निकल आया, लेकिन चला नहीं पाया। अब सड़कें सड़कें नहीं लगती थीं, बस भटकती हुई पगडंडियां जो कहीं नहीं जाती। हेडलाइट्स अंधेरे में खो जाती, लेकिन अंधेरा नहीं हटता। फिर आवाज आई, पीछे से नहीं, रेडियो से। बिना छुए वो चालू हो गया, तुम्हारा यहां अब कोई ठिकाना नहीं। मैं जम गया। वो थी अरुवी। अब उसकी आवाज कोमल नहीं थी, अब उसमें भूख थी, कुछ ऐसा जिससे पेट में मरोड़ उठे, दिल धड़कने लगा, सिर घूमने लगा। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन नॉब जाम था, स्टैटिक और तेज हो गया। कभी था ही नहीं। ऑटो के अंदर तापमान गिर गया, मेरी सांसें शीशे पर धुंध बन गईं, बाहर की दुनिया एक बुरे सपने में बदल गई। और फिर मैंने देखा, रियर व्यू मिरर में एक चेहरा। वो मेरा नहीं था, वो उसका भी नहीं था, वो किसी और का था। एक अजनबी, पीला फीका, आंखों में पीड़ा का समंदर। मेरा चेहरा गायब था। मैंने ब्रेक दबा दिए, ऑटो जोर से रुका, लाइटें बुझ गईं, रेडियो भी खामोश हो गया, लेकिन आवाज की गूंज अब भी मेरी हड्डियों में थरथरा रही थी। खामोशी। फिर पीछे की सीट से अरुवी की आखिरी आवाज आई, ये तुम्हारी आखिरी सवारी है रवि। मैंने पीछे नहीं देखा, जरूरत ही नहीं थी। मैं महसूस कर सकता था, वो मौजूद थी, बहुत पास, ठंडी, भारी, सांस रोक देने वाली। अंधेरा मुझे चारों तरफ से दबा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था। सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, भूख। और फिर एक झटके के साथ वो थी, बिल्कुल मेरे पास, मेरे कंधे पर, उसकी सांस मेरी गर्दन पर। मैंने मुंह घुमाया, उसका चेहरा मेरे चेहरे से भी ज्यादा पास था। अब वो चेहरा मेरा नहीं था, अब वो चेहरा इंसानी भी नहीं था, बस एक खालीपन। फिर भूख। वो मेरे अंदर से कुछ नोच रही थी, जैसे आग हो, जैसे पंजे हों, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को चीर दिया हो। वो मुझे ले रही थी। मुझे नहीं पता मैं मर रहा था या उसका हिस्सा बन रहा था।
अगली सुबह ऑटो गायब था। कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूं। परिवार वाले फोन कर रहे थे, पड़ोसियों ने गायब होने की खबर दी। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचे जहां मेरा ऑटो हर रोज खड़ा रहता था, वहां कुछ भी नहीं था। ना मैं, ना ऑटो। सड़कें खामोश थीं, जैसे मैं कभी था ही नहीं। आने वाले दिनों में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। मुझे ठीक से याद नहीं क्या हुआ था या मैं कितने समय से गायब था, लेकिन शहर बेंगलुरु बदलने लगा। लोगों ने एक नई ऑटो को सड़कों पर देखा, हमेशा खाली, सिवाय एक चीज के, आईने में दिखता एक चेहरा। समय का मतलब जैसे खो गया था, या शायद मैं ही खो गया था। दुनिया अब वैसी नहीं रही, धीमी, टूटी बिखरी सपनों की तरह। मेरा शरीर मेरा नहीं लगता था। हर गली, हर मोड़ भूताहा सा। पर यह सिर्फ मेरा एहसास नहीं था। लोगों ने भी देखना शुरू किया। उन्होंने कहा, वो ऑटो हर रात निकलता है, बिना आवाज के। सिर्फ कभी कभी हेडलाइट्स की एक झलक। कभी किसी खाली गली के किनारे खड़ा मिलता था, कभी उन जगहों के पास जहां लोग गायब हो जाते थे, जैसे कोई साया अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। लेकिन बात सिर्फ ऑटो की नहीं थी। लोग मुझे भी देखने लगे। मुझे नहीं पता कैसे। मैंने तो किसी को अपना नाम तक नहीं बताया। मैंने खुद से भी भूलने की कोशिश की थी कि मैं कौन हूं। पर जब मैं गुजरता, हर बार उनके चेहरे फीके पड़ जाते। कुछ लोग अपना सिर झुका लेते, कुछ डर के मारे थम जाते। कोई भी पास नहीं आता। वो मुझे देखते थे, पर मैं उन्हें नहीं देख पाता था। चेहरे धुंधले लगते, जैसे सब पर कोई परछाई पड़ी हो। मैं नहीं जानता था मैं कहाँ हूं। बस ये जानता था, मैं अब भी चला रहा हूं, अब भी चल रहा हूं, अब भी फंसा हुआ हूं। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, मैं उन्हीं सड़कों पर निकला जिन्हें मैं जानता था। जयनगर, बनशंकरी। अब ये सब सुना लगता था, खाली, जैसे शहर खुद सांस रोक के बैठा हो। मुझे कहीं पहुंचना नहीं था। अब रास्ते ही मंजिल थे। अब शहर ही मेरा पिंजरा था, और वो अब भी मेरे साथ थी, पीछे की सीट पर, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। हर बार जब आईने में झांकता, मैं उसी लड़की को देखता, मेरे चेहरे के साथ। अब सिर्फ उसकी आवाज नहीं थी, अब वो थी, हर पल, हर सांस के साथ। कभी वो पुराने गानों की अधूरी लाइनों में कुछ कहती, कभी वो बातें जो मेरे परिवार में कही जाती थीं, जिन्हें मैंने कभी भुला दिया था, और कभी कभी वो हंसती। इंसान जैसी हंसी नहीं, मेरी जैसी नहीं। वो हंसी तेज बर्फ जैसी ठंडी, मानो किसी ने होश और पागलपन के बीच तार छेड़ दिया हो। मैंने ऑटो रोका एक जानी पहचानी चौराहे पर आज कुछ अलग था। एक भीड़ जमा थी, किसी को नहीं पहचानता था। उनके चेहरे धुंधले, नकली से, जैसे कोई सपना जो पूरा याद ना आए। वो सब मुझे देख रहे थे, चुप, खोखले। फिर एक आदमी आगे बढ़ा। नहीं, आदमी नहीं, सिर्फ एक साया, एक आकृति, बस आकार, चेहरा नहीं। मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे जानता था, पर जानता था। तू अब भी यहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। मैं कुछ कहना चाहता था, शब्द खो चुके थे। वो मुस्कुराया। माफ कर, मुझे नहीं लगा था तू वापस आएगा। वापस? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वो धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। तू सोचा था तू उससे बच सकता है, पर कोई नहीं बच सकता। मैं नहीं समझा, पर कहीं अंदर मैं जानता था। भीड़ आगे बढ़ी, मैं हिल भी नहीं पाया, सांस तक नहीं ले सका। और फिर मैंने उसे देखा, जो अब तक मेरे साथ थी, जो मेरा पीछा कर रही थी। पर वो अरुवी नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा। एक आकृति, इंसानी नहीं, सपनों की चिथड़ी चादर ओढ़े, हड्डियों जैसी लंबी उंगलियां, चेहरा एक शून्य, ना आंखें ना मुंह, बस भूख, एक जरूरत। और फिर उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाई। भीड़ बस देखती रही, खामोश, इंतजार करती हुई, उम्मीद से भरी। फिर उसने मुझे छुआ। उसकी उंगलियां मेरी छाती में धंस गईं और जैसे कुछ अंदर से फट गया। हड्डियां चरमराईं, दिल रुक गया। लेकिन अजीब बात थी, अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पहले ही जा चुका था। उसके बाद के दिनों में फुसफुसाहटें कभी नहीं रुकी। लोग अब भी उस ऑटो के बारे में बात करते हैं जो रातों में सड़कों पर भटकता है, उस ड्राइवर के बारे में जो कभी बहुत दूर चला गया, बहुत देर तक चलता रहा। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अब भी उस ऑटो को देखा। उसकी हेडलाइट्स टिमटिमाती हुई, बिल्कुल खामोश, छाया की तरह सरकती।
ड्राइवर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, कभी रुकता नहीं। कुछ कहते हैं उन्होंने उसका चेहरा रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वो चेहरा अब उसका नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो कभी इंसानी नहीं था। अब मुझे सब कुछ साफ दिखने लगा था, जैसे कोई धीमी समझ नहीं बल्कि एक झटका, जैसे जमीन अचानक फट गई हो और मैं अंदर गिर गया। उस रात की भीड़, वो सब जानते थे कुछ ऐसा जो मुझसे छुपा था। मैं अब उनका हिस्सा बन चुका था, भूले बिसरे लोगों का। और अरुवी, वो सिर्फ मुझ पर झपट नहीं रही थी, वो मुझे अपने साथ खींच रही थी, एक दूसरी दुनिया में, जहां कुछ नहीं हिलता, जहां वक्त का कोई मतलब नहीं, जहां हर नियम अंधेरे में लिखा गया हो। मैंने उसे आईने में देखा था, मेरे चेहरे के साथ। पर सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मैं थी, हमेशा से। वो वही बनावट थी जो मैं बन जाता अगर मैं ज्यादा देर तक सड़क पर रहा होता, अगर मैंने उस भूख को पूरी तरह अपने अंदर भरने दिया होता। पर यह कोई साधारण भूत या कब्जा नहीं था, ये एक सौदा था। हर बार जब मैं ऑटो चलाता, हर बार जब मैं किसी के पास से गुजरता, मैं उनका एक छोटा सा हिस्सा ले लेता, ना बदन का बल्कि आत्मा का, यादों का, वक्त का। और जब वो खत्म हो जाते, मैं उनकी जगह भर देता, मैं वो बन जाता। और जब मैं वहां से चला जाता, वो पीछे रह जाते। अब मुझे सच समझ में आने लगा था, भूत वो नहीं थी, भूत मैं था। मैं पूरी रात चला, सड़कें अब सुनसान थीं। मैं उन इलाकों से गुजरा जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। पुरानी इमारतें जमीन में आधी ढसी हुई, खेत जो अंतहीन लगते थे, जबकि मुझे पता था शहर के पास ऐसे खेत नहीं होते। सड़कें जो खुद में ही लौट आती थीं, जैसे कोई भूल भुलैया। मैं रुक नहीं सकता था, पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। जो भूख अब मेरे अंदर थी, वो अब कभी नहीं रुकेगी। हर स्ट्रीट लाइट मेरे पास आते ही फ्लिकर करती और बुझ जाती। दुनिया धुंधली होती जा रही थी। शहर अब शहर नहीं था, बस एक दिखावा, एक पर्दा, एक ऐसा जाल जो किसी को पूरा निगलने के लिए बुन लिया गया हो। और जब सुबह का उजाला आसमान पर चढ़ा, वो कोई सुबह नहीं थी, वो अंत था। मैंने फिर से वो चेहरे देखे, सभी के सभी। वो मेरा इंतजार कर रहे थे, हर परछाई में, हर कोने में, हर उस जगह जहां दुनिया थमती है। वो वही लोग थे जिन्हें मैंने छीन लिया था, जिन्हें रास्तों ने मिटा दिया था। लेकिन वो गए नहीं थे, वो अब भी मेरे पीछे चल रहे थे, हमेशा पीछे। और अब वो सिर्फ यादें नहीं थे, वो मेरे हिस्से बन चुके थे, हमारे हिस्से। अरुवी मेरा दूसरा रूप, वो लड़की जो कभी हंसती थी, जिसकी आंखों में एक झील सी शांति थी, अब वो सामने की सीट पर बैठी थी। लेकिन वो अब कोई अलग अस्तित्व नहीं थी, वो मैं थी, मैं वहीं था। मैंने एक आखिरी बार रियर व्यू मिरर में देखा और मुझे दिखा कुछ नहीं, मेरा अक्स ही गायब था, बस एक खालीपन, सिर्फ वो अंतहीन सड़क, धुंध में डूबती हेडलाइट्स की टिमटिमाहट, और फिर वो एहसास जैसे किसी ने सच्चाई सीधे सीने में उतार दी हो। मैं ही ड्राइवर था, हमेशा से, और मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं फंसा हुआ था एक ऐसे चक्र में जहां रास्ते कभी खत्म नहीं होते, जहां आईने कभी सच नहीं दिखाते। ऑटो का कोई अंत नहीं था, रास्तों का कोई अंत नहीं था, और मैं ही ड्राइवर था, मैं ही मुसाफिर, मैं ही आत्मा था, मैं ही परछाई। और अब सब कुछ साफ था। वो भूख मेरी नहीं थी, कभी थी ही नहीं। वो भूख तो खुद सड़कों की थी, वो रास्ते जो अंतहीन थे, जो उन लोगों को निगल जाते थे, जो बहुत दूर चले जाते थे, बहुत देर तक चलते रहते थे। और अब मैं भी उनका हिस्सा बन चुका था। जब शहर धुंध में लिपटा, पीछे छूटता गया, हमेशा के लिए पहुंच से बाहर, मैं मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो कोई नहीं देख सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।